Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the topic, that is quantum number. Okay, so quantum number में लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे वो प्रिंसिपल एंड किसी भी एटम का किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन अपन फिल करेंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन. यहाँ पे हमें दो रूल और एक्स्ट्रा स्टडी करने हैं. दैट इज वन इज हुंड्स रूल. हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या सिर्फ हुंड्स रूल भी बोलेंगे तो चलेगा. मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है? देखो, डायरेक्ट एक क्वेश्चन से अपन करते हैं, फिर बाद में इसकी डेफिनेशन पे आएंगे. जैसे हमारे पास क्या है, लेट सपोज कार्बन है. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. अच्छा, लास्ट क्लास में अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हैं. बोलिए, 1s2 2s2 2p कितना 2. टोटल हमारे पास कितना है इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे 4. अच्छा, यहाँ पे s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल और ये क्या हो गया हमारा 2p ऑर्बिटल. ये 1s, ये 2s और ये 2p. तो यहाँ पे देखो, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट, इसको अपन कई तरह से लिख सकते हैं. जैसे इसमें कोई दो मेथड अपन ले लेते हैं कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से फिल करेंगे आप. और 2p में देखो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. तो 2p में आप दोनों इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से फिल कर सकते हो. एक ही 2p ऑर्बिटल में आपने फिल कर दिया. या दूसरा मेथड ये हो सकता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में क्या इलेक्ट्रॉन फिल किए अपन ने 2. तो जो 2p वाले ऑर्बिटल पे फोकस कीजिए, लास्ट वाले पे. तो 2p में जो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, इस तरह से भी फिल हो सकते हैं, इस तरह से भी फिल हो सकते हैं. ठीक है, ये अपर एरो और डाउन एरो का क्या मतलब है, इसको भी समझेंगे अपन. तो इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल. और वो कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट? दिस वन. हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा. देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करा दिया? पेयरिंग. और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन सिंगल फॉर्म में, तो इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसको बोलेंगे स्टूडेंट क्या? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और इसको बोलेंगे हम यहाँ पे क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोलेंगे इसको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक सभी ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता. ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो पेयरिंग हम नहीं कराएंगे. कब तक नहीं कराएंगे उसको आगे समझेंगे, बट फिलहाल अगर पेयरिंग नहीं करानी तो आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करोगे. क्या सुनो, फिर हुंड्स क्या बोलते हैं कि पेयरिंग तब होगा जब सभी ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन हो सेम स्पिन के साथ, इस तरह से. ठीक है, तो जैसे कि दूसरा एक कॉन्फ़िगरेशन अपन लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन का ले लिया आपने. ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p कितने 4. लिखते हैं इसको कुछ इस तरह से, 1s 2s और 2p, 1s 2s एंड 2p. तो देखो, आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऐसे करा सकते हो, 1s में 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में जो 4 इलेक्ट्रॉन है आप इस तरह से भी लिख सकते हो. और 2p में जो इलेक्ट्रॉन है आप उसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं. तो देखो, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है. सो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल हम पेयरिंग नहीं कराएंगे. कब तक नहीं कराएंगे? जब तक सभी ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता. तो देखो, 2p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने अनपेयर्ड फॉर्म में भेजा, अनपेयर्ड फॉर्म में भेजा, और 3rd इलेक्ट्रॉन आपने अनपेयर्ड फॉर्म में भेजा. अब क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड फॉर्म में भेज दिया, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, अब बाय डिफॉल्ट आप उसकी क्या कराओगे बच्चा? पेयरिंग कराओगे. अब आप बोलोगे कि सर 2p के बाद एक काम करो ना, 3s ओपन कर लो. तो इसका तो आपको रीजन पता ही है. बोलो, 3s अकॉर्डिंग टू ऑफ रूल जो अपन ने कल पढ़ा है कि 3s में तो इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएगा जब तक 2p पूरा फिल नहीं हो जाता. ठीक है, तो उसको तो अपन ओपन नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है, यानी कि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो जाना है 2p में. बट यहाँ पे देखो, अब लास्ट सिचुएशन हमारे पास बची है कि चौथा इलेक्ट्रॉन को अपन कहीं फिल ही नहीं कर सकते. अब उसकी क्या कराएंगे? अपन पेयरिंग कराएंगे. और यही रूल है क्या? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें तो कितने स्टूडेंट? 0. बट यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. और अगर किसी भी एटम में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हो तो हम क्या देखते हैं? वहां पे एनर्जी क्या होता है? लोवेस्ट होता है. अगर एनर्जी लोवेस्ट होता है तो उस स्पीशीज का स्टेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट? ज्यादा होता है. ओके,
सो हुंड रूल अपने को बताता है कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किस तरह से होगा। दूसरी बात, अगर पेयरिंग होगी तो ये अपोजिट स्पिन के साथ होगी, और इसी अपोजिट स्पिन को दूसरा जो रूल है उसमें अपन स्टडी करेंगे, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है सेकंड रूल हमारे पास? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बताता है हमें कि कभी भी किसी भी एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। कभी भी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम वैल्यू की वैल्यू नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। जैसे कि समझते हैं हीलियम के लिए, देखो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं आप? 1s2। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हैं? 1s2। तो यहाँ पे देखो इसमें n की वैल्यू बताएंगे क्या आप में से कोई भी? n की वैल्यू कितनी होगी 1s2 में? 1। ये जो नंबर लिखा होता है कल भी अपन ने स्टडी किया था इसको, तो n की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 1। s ऑर्बिटल के l की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, l की 0, m भी क्या होता है? 0। अब यहाँ पे देखो बच्चे, हीलियम में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हीलियम में क्या है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इस इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए ये 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? 1s ऑर्बिटल में। दोनों के लिए n की वैल्यू 1, दोनों के लिए l की वैल्यू भी 0, m की वैल्यू भी 0। अब जो लास्ट क्वांटम नंबर है दैट इज s। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चा कि अगर इसके लिए +½ दिया है तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको? -½ या इसके लिए अगर -½ दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? +½ तो देखो ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास मैक्सिमम कितनी क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है? टोटल 3, दीज 3। जो चौथी क्वांटम नंबर तो क्या होगी? डिफरेंट ही होगी। और इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो रैंडमली कभी भी, हमेशा उनके जो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। चौथी क्वांटम नंबर तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंट ही होगी। ओके, सो यहाँ पे देखो दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन। लेट सपोज 8O, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस तरह से 1s2 2s2 2p कितना 4। कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उठा ले, बोलिए आप में से कोई भी, जैसे कि मैंने उठा लिया 2p। तो देखो 2p में अभी ने देखा हुंस रूल के अकॉर्डिंग, पहले आप अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। अच्छा, ये ऊपर वाला एरो बता रहा है लेट सपोज कि स्पिन इसका क्लॉकवाइज है, तो ये चौथा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन के साथ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। या दूसरा बोल दो, ऊपर वाले एरो बता रहा है लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज को, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको बताएगा? अपने स्पिन को, क्लॉकवाइज स्पिन को बताएगा। यानी कि इसकी वैल्यू +½ और -½ लेंगे अपन। तो आ जाओ 2p में अपन देख रहे हैं क्या? n की वैल्यू। बोलिए किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं ना, जैसे इसके लिए ले लिया और इसके लिए ले लिया। इस बार इन अब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला p ऑर्बिटल में तो n हो गया 2। बोलिए p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 0, सॉरी 1। इसके लिए कितनी हो गई? ये हो गई 1। अच्छा, जो m की वैल्यू थी p ऑर्बिटल में कितनी पॉसिबल है स्टूडेंट? 3। ओरिएंटेशन याद आ रहा है? m किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो अगर ये हमने लेट सपोज इसको लिया है px, इसको लिया है py, तो ये अपने आप में क्या हो गया? pz हो गया। तो px के लिए m की वैल्यू लेट सपोज कितनी हो गई? -1। तो py के लिए कितनी हो जाएगी? +1। और इसके लिए कितनी हो गई? 0। या दूसरा भी आप ले सकते हो, इसके लिए अगर +1 लिया तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये -1 हो जाएगा, और इसके लिए कितना हो गया? 0 हो गया। या तीसरा, पहले वाले के लिए अपन ने कितना लिया है? लेट सपोज 0, तो ये कितना हो गया? +1। ये कितना हो गया? -1। ठीक है, तो ये तो अपन कल ही स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से आप नंबर वैल्यूज असाइन कर सकते हो। किसी के लिए भी, इसके लिए 0, इसके लिए 1 है, तो ये बाय डिफॉल्ट कितना आएगा? -1 आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, और दोनों का स्पिन कैसा है अभी? इस इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का, दोनों सेम एक उस पे है स्पिन पे। तो अगर इसके लिए भी +½ है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा? +½ इसके लिए भी कितना हो जाएगा? -½ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना अपोजिट, उसमें वो किस में जाएगा अभी? -½ में। या तीनों के लिए अगर आपने -½ रिप्रेजेंट किया तो इसके लिए क्या हो जाएगा? +½ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मेरे को तो फोकस करना है इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन पे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन में देखिए आप लोग क्या कि यहाँ पे n की वैल्यू दोनों के लिए सेम, ओके। l की वैल्यू दोनों के लिए सेम, ओके।
एस की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम, इसके लिए भी प्लस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ। तो यहाँ पे देखो 3 क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, सेम है। चौथी जो क्वांटम नंबर है बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि स्पिन क्वांटम नंबर ही डिफरेंट होती है, हो सकता है यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एम की वैल्यू भी क्या हो सकती है स्टूडेंट, डिफरेंट हो सकती है। सो दिस इज द वर्ड नोन एज व्हाट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस अपन कर लेते हैं कि हमें कोई भी कंपाउंड गिवन है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट, हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू व्हाट, हुंड्स रूल। जैसे कि अपन ले लेते क्या, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया स्टूडेंट, 14। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप कुछ इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 2 हो गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन। यस, बताओ यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए अपोजिट स्पिन के साथ, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपोजिट स्पिन के साथ, 2p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपोजिट स्पिन के साथ, एंड सो ऑन। लास्ट में बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 3p ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पे बताना अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप तब तक नहीं कराओगे जब तक सभी ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक अनपेयर्ड नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं जाता सेम स्पिन के साथ। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया किसके अकॉर्डिंग बच्चे, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको भेजोगे नेक्स्ट ऑर्बिटल में विद द सेम स्पिन, हुंड्स रूल। और पॉलीज रूल तो अपने आप सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अभी यहाँ पे पॉलीज रूल का भी वायलेशन नहीं है। एग्जाम में अगर बात करें स्टूडेंट तो इसी तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे कि उन्होंने सीधा सा क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया कुछ इस तरह से, बोला है ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है सिलिकॉन का ये किस रूल को फॉलो नहीं करता। तो हम बोलेंगे किसको फॉलो नहीं करता, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है उसका क्या है, यहाँ पे वायलेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करा दिया, पेयरिंग करा दिया। और हम समझ चुके हैं पेयरिंग कब तक नहीं होगा, जब तक सभी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपसे बोला है ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है किसका, लेट सपोज सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s0 3p1 है ना। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, देखो 10 और 11 सॉरी। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि अगर सोडियम का अपन इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये किस रूल का वायलेशन यहाँ पे हो रहा है। तो हम बोलेंगे इस केस में देखो हमें अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, लेट सपोज n+l रूल, ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें फिलहाल कौन सा ए आंसर आएगा। क्यों बताइए आप, क्योंकि जो n+l रूल था उसमें 3p से कम एनर्जी किसकी बोलो, 3s की। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे जाना चाहिए था एक्चुअली, पहले 3s फिल होगा उसके बाद 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये सुनो। तो ये अपने आप में किसको वायलेशन है बच्चा, n+l रूल का। तो इस तरह के एक तो क्वेश्चन अपन से पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो भी अपन ने रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे कि क्रोमियम की बात कर लेते हैं, या जहाँ पे थोड़े से क्या है एक्सेप्शन है। तो बेसिकली अपन 2 एलिमेंट की यहाँ पे बात करने वाले हैं आज। जैसे कि लेते हैं क्रोमियम को, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे कुछ इस तरह से, 24 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3s2 3p6 4s2 3d4, देखो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 20 24। यस तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हमें फिल करना चाहिए था इस तरह से। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, आपको याद भी रखना है क्या कि अगर लेट्स सपोज मान लेते थोड़ी देर के लिए कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, 3d में चलेगा। 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चलेगा, 3d में। तो 4s में 2 से कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, और यहाँ पे क्या हो गया 3d कितना हो गया स्टूडेंट, 5 हो गया। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया तो 3d 5 और 4s 1। अच्छा यहाँ पे बताइए जो s ऑर्बिटल होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी की, तो 2 की। तो एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि s ऑर्बिटल क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। s ऑर्बिटल क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। p ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है स्टूडेंट, 10 की। p ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी हो गई होती है, 10 की।
तो हम बात कर रहे थे किसकी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल में 4s में एक इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ फील्ड है। अच्छा, p की कैपेसिटी कितने को होती है स्टूडेंट, 10 की। अच्छा देखिए यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1 2 3 4 5, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये d ऑर्बिटल भी कहीं ना कहीं क्या है, 10 की कैपेसिटी थी, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं बच्चा, अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का एग्जिस्ट करता है, पहली बात। यानी कि क्रोमियम में इस तरह से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते नहीं है। बट वो तो यही बोल रहा था अपने को क्या, कि भाई 3D में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले 4s कंप्लीट होना चाहिए ना, कि 4s में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। बट यहाँ पे तो देखो 4s में एक इलेक्ट्रॉन कम है, फिर भी 3D का फिलिंग स्टार्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे ओबो प्रिंसिपल का क्या हो रहा है, वोलेशन हो रहा है काइंड ऑफ। बट हम क्या देखते हैं कि नेचर में क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चा इसी तरह से अवेलेबल होता है या प्रेजेंट होता है। तो फाइनली यहाँ पे एक रूल बनाया गया क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल वाले कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रहा है, तो उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या उसका जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो क्या होता है स्टूडेंट, ज़्यादा होता है। और यही एक रीज़न है क्या, कि इसकी जगह हम इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले एक फुल फील्ड था ऑर्बिटल, डी ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 मेरे पास हाफ फील्ड मिल गए। तो एक फुल फील्ड और 2 हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है स्टूडेंट, दिस वन। यहाँ पे सीधा सा लिख लेंगे अपन क्या, कि जो रिलेटिव जो स्टेबिलिटी होती है, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा होती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर। जैसे कि इसका क्या मीनिंग है समझ लेते हैं यहाँ पे इसको। जैसे कि हमारे पास क्या है, P में 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन, एक बार P3 और एक बार क्या है P4 है। तो दोनों में ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कौन सा स्टूडेंट, ये वाला। ये आने के यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है। बोलो सही बात है क्या, P की कैपेसिटी 6 की होती है ना, तो हाफ फील्ड P में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। अब ये ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो इन दोनों में अगर कंपेरिजन करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बताइए D9 और D10 में ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो आप बोलोगे सर D10। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी लिख रहे हैं आप, रिलेटिव स्टेबिलिटी लिख रहे हैं D9 और D10 में। ये तो क्या हो गया हमारे पास, फुल फील्ड हो गया। और ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। ठीक है, अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कंपेयर नहीं करते कि सर बताइए D5 और D10 में कौन ज्यादा स्टेबल है। नहीं, यहाँ पे अपन इस तरह से कंपैरिजन नहीं करते, आसपास वालों से कर लेंगे। जैसे D9 का D10 से कर लेंगे, या P3 का P4 से कर लेंगे, या P5 का P6 से कर लेंगे। देखो ये क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया, ये ना हाफ है ना फुल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं ना अपन। बताइए आपको इसके बेसिस पे लिखना है क्या, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर में एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 29। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका वन टाइम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 हो गया क्या 29। देखिए 10 20 29, ठीक है 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे भी देखो अगेन, अगर हमारे पास 4s से एक इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाता है स्टूडेंट, 3d में चले जाता है। तो ये कितना हो गया 4s1 और ये कितना हो गया 3d10। तो देखो अगर नहीं गया था तो हमारे पास एक फुल फील्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं गया है तो एक मेरे पास क्या है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। बट अगर इलेक्ट्रॉन चले गया, अगर इलेक्ट्रॉन चले गया तो ये अपने आप में क्या हो गया, हाफ फील्ड, और ये क्या हो गया, फुल फील्ड। तो यहां पे देखो पहले भी एक फुल फील्ड था, बाद में भी एक फुल फील्ड है, बट मेरे को एक एक्स्ट्रा हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे मिल गया है। और यही एक रीजन है कि कॉपर में भी इस तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाता है, तो एक हाफ फील्ड एक फुल फील्ड ऑर्बिटल अपने को मिलता है, जिसका रिलेटिव स्टेबिलिटी इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। तो कॉपर में भी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है वो कुछ इस तरह से लिखा होता है, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अपन एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो ओप्पो प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे इसका वायलेशन तो बोल सकते हैं अपन, बट ओप्पो प्रिंसिपल का N+L रूल का,
बट हम क्या देखते हैं, फिर भी नेचर में कॉपर इसी अपनी फॉर्म में अवेलेबल होता है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपन अभी तक बात कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एज वेल एज किस तरह से अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लास्ट इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अपन डिस्कस कर लेते हैं सर्टेन क्वेश्चंस कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं। देखो इसका रेलेवेंस तो क्या होगा बच्चा, एक बार मैं आपस से बता रहा हूँ कि जब हम पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे, है ना, तो वहां पे बेसिकली आपको किसी भी फैमिली या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। जैसे उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन ना, दो एग्जांपल ले लेते हैं एक्चुअली, जैसे कि हमने फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अपन। जैसे हमारे पास कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट, ग्रुप 1 है। कौन सा ग्रुप है ये, ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। अभी ग्रुप 1 की खास बात क्या है कि ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम रहेगा। देख चेक भी कर सकते हैं आप, बोलो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3, इसका कितना 11, तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप लिखोगे कुछ इस तरह से 1s2 2s1। बोलो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये करेक्ट है, हाँ कि ना, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10 और 11। पोटेशियम का होता है कितना, 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। चेक कर सकते हो दोबारा, 3 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन यस, 19 इलेक्ट्रॉन यस। तो यहाँ पे बताइए वैलेंस शेल कौन सा हो गया हमारे पास, वैलेंस शेल या जिसी को आप क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें तो हो गया ये 2s, इसमें हो गया 3s और इसमें क्या हो गया 4s। ये क्या हो गया बच्चा इनका वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो लिथियम का वैलेंस शेल कौन सा है, 2s, इसका 3s, इसका 4s। तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो हमारे पास इनको बोलते हैं बच्चा अल्काइली मेटल भी बोलते हैं अपन इनको, क्षार धातु हिंदी में बोले तो सभी ये जो हमारे पास अल्काइली मेटल है वहां पे जो वैलेंस शेल कहां पे जाएगा, ns ऑर्बिटल में जाएगा। n की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है पीरियड, लिथियम सेकंड पीरियड का है तो n की वैल्यू 2, सोडियम थर्ड पीरियड का है तो n की वैल्यू 3। तो ये तो हो गया इनका पीरियड n, और सभी में s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और वो भी कितना स्टूडेंट 1 1 1। बाकी का बाय डिफॉल्ट आप लिख सकते हो, रुबिडियम में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s में जाएगा, इसमें 6s में जाएगा और इसमें 7s में जाएगा, ओके। तो जितने भी हमारे पास अल्काइली मेटल है सभी के वैलेंस शेल में स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये अपने को एक काम का एक इंफॉर्मेशन है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में अपन कई सारी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमें कई सारी प्रॉपर्टी बता देगा। जैसे कि देख लो Na पे 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए रीजन क्या है कि Na मैक्सिमम इस तरह से अपने एक हेलोजन के साथ कनेक्ट हो सकता है, आपने सुना होगा NaCl, ठीक है, बिकॉज सोडियम के पास क्या है, 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी बताते हैं अपन, 1, ओके। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली जो भी अपन ने टॉपिक पढ़ा है उसका एक सिग्निफिकेंस या एक एप्लीकेशन है पीरियोडिक टेबल में एज वेल एज केमिकल बॉन्डिंग में, ओके। क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन, अगेन लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपसे पूछा जाता है क्या कि हमारे पास सोडियम में, आपके पास सोडियम में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जहां पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है। सीधा सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम प्रेजेंट विद द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू कितना, 2। कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाइए। सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, लिखेंगे कुछ इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके। अच्छा यहाँ पे बताइए n की वैल्यू 2 वाले ऑर्बिटल कौन कौन से स्टूडेंट, ये वाले 2s and 2p, इस पे n की वैल्यू सभी के लिए कितनी, 2 है। अच्छा यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए, 6 है। तो 2 + 6 कितने हो गए स्टूडेंट, n इक्वल्स टू 2 वाले टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारा आंसर यही हो गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो हम बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ईजी है। आ जाइए, ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते अपन। हमसे पूछा है, अगेन सोडियम को लिया अपन से, हमसे पूछा है n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0 और s इक्वल्स टू +½ वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखें 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बोलो यस और नो, 11 इलेक्ट्रॉन है। आ जाइए,
n इक्वल्स टू 2 वाले कौन सा है और इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, n इक्वल्स टू कितना 2, ठीक है। अब l इक्वल्स टू 0 बताइए, s ऑर्बिटल के लिए तो l की वैल्यू कितनी होती है 0, इसके लिए तो l की वैल्यू कितनी होती है 0, बट इसके लिए कितनी होती है 1, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे कि अच्छा L की वैल्यू अगर सिर्फ आपको क्या चाहिए 0 वाली चाहिए तो ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे, इनको नहीं करेंगे अपन, इनमें तो n की वैल्यू 1 है ना। फिर आ जाइए m इक्वल्स टू 0, यस s ऑर्बिटल के लिए l भी 0 होता है, m भी 0 होता है, ठीक है, इसकी तो अपन बात ही नहीं कर रहे अभी। अब यहाँ पे देखो 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पॉलिश प्रिंसिपल क्या था कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो चौथी, देखो 3 क्वांटम नंबर सेम आ गई इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, n2 l0 mb0, तो जो चौथी क्वांटम नंबर है मतलब स्पिन क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बाय डिफॉल्ट क्या होगी बच्चा, वो -½ होगी। तो हमसे बोला है, उसने डिफाइन ही कर दिया है कि +½ वाला कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम बोलेंगे टोटल 2 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, +½ वाला रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया फिलहाल कितना, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, कि अगर ये हमारे पास क्वांटम नंबर का सेट है तो ऐसा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा, ओके। अगेन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप ले लेते हो किसको, ऑक्सीजन को ले लेते हो, ठीक है। टू पे कितना 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमसे बोला है कि ये जो 2p में इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास जो 2p में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से इस इलेक्ट्रॉन की कौन सी क्वांटम नंबर का सेट करेक्ट है। डिफाइन किया है उसने कि इस ऑक्सीजन में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए कौन सी क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे बोला है n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 2 और s इक्वल्स टू +½ दूसरा हमें बोला है n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू +½ ओके। तीसरा अपन से बोला है n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू -½ और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कुछ इस तरह से n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स टू +1, s इक्वल्स टू +½ ठीक है। इसी तरह के आज कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चा इस तरह के, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है बट कॉन्सेप्ट तो आप इजीली समझ सकते हैं। आ जाइए, ये हमारे पास जो ऑर्बिटल एक्चुअली अपने आप में 2p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल स्टूडेंट, 2p ऑर्बिटल है। अच्छा 2p ऑर्बिटल मतलब क्या कि आपने यहाँ पे n की वैल्यू को फिक्स कर दिया है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, 2 हो गई, तो 2 वाला चलेगा, ये तो हट गया। अब बात कर लो हमारे पास 2p ऑर्बिटल है, याद आ रहा है किसी को, l की वैल्यू s के लिए होती है 0, p के लिए कितनी होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए कितनी होती है 3 होती है। ये l की वैल्यूज है बच्चा, ये क्या है l की वैल्यूज है जो कि आपको याद रखनी थी। तो p ऑर्बिटल की l की वैल्यू कितनी 1, तो l की वैल्यू 0 वाला ये ऑप्शन भी हटा दिया, l की वैल्यू 0 वाला ये ऑप्शन भी हटा, ये तो पहले हटा दिया था, l की वैल्यू -1, l की वैल्यू एक्चुअली -1 होती भी नहीं है, तो इसको तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो फिलहाल इस ऑप्शन पे आ चुके हैं, तो हमारा ये ऑप्शन वैसे करेक्ट भी होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे मेन इशू बच्चों को आता है यहाँ पे m की वैल्यू में, कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि m की वैल्यू 1 वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। सर ये भी तो हो सकता है ना, जैसे कि मान लिया आपने इसको दिया px, इसको बोला py, इसको बोला pz, तो देखना यहाँ पे बच्चा m की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। ये हो गया px, ये हो गया अपन ने माना pz y और ये माना pz, ये px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं देखो m की वैल्यूज लिख रहा हूँ बच्चा। हो सकता है यहाँ पे अगर l की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू होगी इसमें -1, 0 और +1। p ऑर्बिटल के लिए m की 3 वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पे हो सकता है इसके लिए -1 हो, इसके लिए 0 हो, इसके लिए 1 हो, या हो सकता है इसके लिए कितनी हो 0 हो, इसके लिए +1 हो, इसके लिए कितनी -1 हो, या हो सकता है बच्चे m की वैल्यू इसके लिए 1 हो, इसके लिए -1 हो, इसके लिए 0 हो, या हो सकता है m की वैल्यू इसके लिए -1 हो, इसके लिए 1 हो, 0, इस तरह से कई सारे सेट बना सकते हैं। बट ये जरूर है इसके लिए -1 इसको लिए 0 दे दिया है तो बाय डिफॉल्ट +1 आएगा, इसके लिए 0 और ये +1 दे दिया है तो बाय डिफॉल्ट -1 आएगा। तो यहाँ पे देखो हमसे इस ऑप्शन में m की वैल्यू क्या है 1 है,
तो क्या इस और इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 1 पॉसिबल है क्या? तो हो सकती है, हम बोलेंगे यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि m की वैल्यू +1 हो सकती है, तो ये चलेगा। अगेन s की भी 2 वैल्यू हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज मतलब ऊपर वालों को अपन ने बोल दिया लेट्स सपोज +½ तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे बच्चे -½ हो जाएंगे। तो यानी कि ये वैल्यू भी क्या है यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ओके, क्योंकि हम सभी ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं तो सिर्फ इकलौता ऑप्शन बचता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। ओके, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। ओके, सो बेसिकली बच्चा इस तरह के आपसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ओके, नाउ एक और अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी कैटेगरी में। हमसे बोला है कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा हुआ इस तरह से। आपसे बोला है कि कार्बन के लिए इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। अच्छा, कई बार बुक में जो है इनको इस तरह से अलग अलग नहीं लिखा गया, जैसे यहाँ पे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो मैं पूरा लिखा था N2 L/0 है, M2 है, S1 है। कई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि क्वांटम नंबर का आपको सेट बोला है, इसमें बोला है 2, 1, 1, +½ तो इसको बाय डिफॉल्ट आपको समझना है N फिर L फिर M फिर S। ठीक है, तो अगर N L M नहीं भी लिखा है, इस तरह से भी लिखा है तो भी चलेगा। ठीक है, तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं अभी। हमसे बोला है कार्बन में कि कौन सा सेट करेक्ट है मतलब कौन सा यहाँ पे ऑप्शन कार्बन के लिए सेटिस्फाई करेगा। चलो इजी सा आप पहले ले लेते हैं अपन वापस से, मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा जो मेरे को दूसरा एक वैरायटी आपको बतानी है। फिर भी आप गेस करिए कौन सा सेट करेक्ट है कार्बन के लिए। बोलो कौन सा सेट करेक्ट लग रहा है आपको? कि कार्बन का भी स्पेसिफाई नहीं किया है, बोला है हमारे पास कार्बन का आइटम है और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन पे क्वांटम नंबर की कुछ वैल्यूज होगी, तो कौन सा सेट सेटिस्फाई कर रहा है कार्बन के कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसको, n = 1 और l = कितना -1, तो n 1 है। अच्छा, l की वैल्यू बच्चा कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, शायद मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ। l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, तो l की वैल्यू -1 पॉसिबल है क्या? तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया कि तो क्वांटम नंबर होती नहीं है, l तो -1 लेते ही नहीं अपन। नेक्स्ट, n अगर 3 लिया, l इसने बोला है कितना 2। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं, इसके कौन सा ऑर्बिटल है, तो n हो गया 3 और l हो गया कितना 2। आ जाओ s p d f, l की वैल्यू क्या क्या होती है बच्चे यहाँ पे, s के लिए होती 0, इसके लिए होती 1, इसके लिए होती 2, इसके लिए होती कितनी 3। तो अगर n 3 है और l कितना है 2, l 2 होता है d के लिए, यानी कि अपने आप में किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, 3d ऑर्बिटल को। तो बोलो यहाँ पे कार्बन में क्या 3d ऑर्बिटल है क्या? जब ऑर्बिटल ही नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा क्या? नहीं। तो यानी कि ये 3d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हिंट भी लिख सकते हैं जो कि कार्बन में प्रेजेंट नहीं है। आ जाओ इस पे, n2 और l2, n आपने कितना लिया 2 और l भी कितना लिया 2, बोलो अभी यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल बना, खुद से बताएंगे क्या आप लोग? तो n2, l2 किसके लिए, वापस से d के लिए, तो ये अपने आप में क्या किसको बता रहा है, अपने आप में 2d को। 2d तो बच्चा प्रेजेंट ही नहीं होता, 2d ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2 में तो सिर्फ 2s और 2p की बात करते हैं, d तो कहाँ से ओपन होता है, 3 से ओपन होता है, तो ये तो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कार्बन में तो ऑब्वियसली मतलब नहीं होगा। n1 l0, n1 l है 0, l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s ऑर्बिटल के लिए, यानी कि कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1s ऑर्बिटल को, तो हो गया 1s ऑर्बिटल। अच्छा, s ऑर्बिटल के लिए l भी 0 m भी 0, अच्छा ये भी चलेगा। और यहाँ पे s बोला है +½ तो देखो यानी कि इसकी बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे n हो गया 1, l हो गया 0, m हो गया 0। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
तो दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या होगी +½ और दूसरे के लिए क्या होगी -½ तो ऐसा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है यस, तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। ओके, तो रिसेंटली अगर हम ट्रेंड देखें तो जो लास्ट वाले जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन बच्चे जनरली फ्रीक्वेंटली आजकल पूछे जा रहे हैं क्वांटम नंबर से। ओके, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बात करें तो ये एक ऐसा एरिया है क्वांटम नंबर जहां से रिलेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए एज कंपेयर टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज रूल्स, हुंड्स रूल, पाउलीस रूल, है ना, और उस पर आपको थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। लाइक इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि वो डिफरेंट फॉर्मेट, तो बच्चे यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन नहीं देखे, वो डायरेक्ट बोल सकता है कि ए ऑप्शन को 1, -1, 0 और ½ आपको बोल रहा जाता है क्या कि हमारे पास एक क्वांटम नंबर का सेट है, तो ऑप्शन को इस तरह से भी गिवन हो सकता है, ऑप्शन इस तरह से भी गिवन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इस वाले में ऑप्शन इस तरह से भी हो सकता है 3, 2, 1 एंड +½ 3, 2, 1 एंड ½ इसमें इस तरह से हो सकता है 1, 0, 0, ½ हो सकता है 2, 2, 1 एंड -½ तो हमारे पास ऑप्शन को इस तरह से भी गिवन हो सकते हैं, ऑप्शन कुछ इस तरह से भी गिवन हो सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि पहला n को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर l, फिर m, फिर s, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारा बच्चा ये कंप्लीट हो गया है दैट क्वांटम नंबर टॉपिक। ओके, आप इसमें अभी क्या करना है आपको, देखो इसका सिग्निफिकेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ और इसीलिए हमने स्टार्ट भी किया था एक्चुअली, ताकि पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आप क्वांटम नंबर से एक बार गो थ्रू हो जाइए, तो ही उस चैप्टर को पढ़ने का हम बोलेंगे कि पढ़ा तो अपन ऐसे भी सकते हैं ना, कई जगह पे पढ़ा भी देते हैं, बट मोस्टली हम बच्चा पीरियोडिक टेबल में काम करेंगे किसके, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे यहाँ पे मैं देखो कुछ बातें बता देता हूँ आपको। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, तो आप बता सकते हो, उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो आप क्या, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपने सुना होगा, जैसे कि NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है, तो +1 कैसे आया उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आज अपन ने कभी तो इस तरह से सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, बोलिए 3s1, तो यहाँ पे सोडियम में वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये एक्चुअली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पे क्या आएगा, सोडियम पे स्टूडेंट प्लस चार्ज, क्या आएगा इस पे प्लस चार्ज, तो हम बता सकते हैं देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चा, सेकंड यहाँ पे बता सकते हो आप कोवैलेंसी, इसकी क्या वैलेंसी कितने हैं, कितने, हाउ मेनी बॉन्ड्स दे कैन फॉर्म, हाउ मेनी बॉन्ड्स एन एलिमेंट कैन फॉर्म, कितने बॉन्ड बनाता है इसी को बोलते हैं क्या, उसकी वैलेंसी। तो देखो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है, टेट्रावैलेंट स्पीसीज बोलते हैं ना कार्बन को। तो कार्बन की वैलेंसी अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो देखो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखा 1s2 2s2 2p कितना 2, तो टोटल कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 4। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हिंदी में बोले तो सहसंयोजक कक्ष। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और यही एक स्टूडेंट रीजन है कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, दैट इज टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रावैलेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर, कितने वो बॉन्ड बना रहा है। साथ ही साथ जो पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है, पीरियोडिक टेबल में जो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है वो किया है विद रिस्पेक्ट टू देयर, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में आप देखोगे तो ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा, मतलब वैलेंस शेल जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि ग्रुप 1 हो गया तो सभी के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट 1, और वो भी कौन से ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमें एक काफ़ी फायदा मिलने वाला है पीरियोडिक टेबल में। तो जो भी हमने स्टडी किया है एक बार एनसीईआरटी से उसका थ्योरी रीड कर सकते हैं आप, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए ना बच्चा लास्ट वाले पार्ट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो यहाँ से तो अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और दूसरा पीरियोडिक टेबल एज वेल एज केमिकल बॉन्डिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, करते हैं कंटिन्यू अपन क्लास। नेक्स्ट सेशन ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट भी होगा, दैट इज क्वांटम नंबर एज वेल एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।